हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक खास सीरीज का संचालन कर रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। अब ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक के बारे में हमने लगभग सभी एपिसोड में चर्चा की है कि यह क्या है। यह एक सीरीज है जिसके अंतर्गत हम नेट जेआरएफ के भूगोल विषय के पाठ्यक्रम में मौजूद जो हमारे पास 10 यूनिट है, इन 10 इकाइयों में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या जो कंसेप्ट आपको समझने की जरूरत है, जिन कंसेप्ट को, जिन टॉपिक को जानने की जरूरत है, ये जो कौन से टॉपिक जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन टॉपिक्स को यहाँ समझने की हम कोशिश करते हैं। अब यह बात कि आज हम किस खास टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो हमने इसके पहले चर्चा किया था किसके बारे में, भ्रंश के बारे में, फॉल्ट के बारे में, भ्रंशन क्रिया के बारे में, ये क्या होती है। आज हम उसी की सीरीज आगे कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे भ्रंशन से या भ्रंश से उत्पन्न होने वाली प्रमुख स्थलाकृतियां कौन सी हैं। ठीक है, तो आज मुख्यतः किस चीज को समझने की कोशिश करेंगे हम कि भ्रंश जनित भू आकृतियां कौन सी हैं और भ्रंश जनित भू आकृतियों के कितने प्रकार हैं, इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए, भ्रंशन में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर चट्टानें मौजूद होती हैं और चट्टानों के खंड में, या कह सकते हैं आप कि मान लीजिए एक चट्टान है, उस चट्टान में तनाव मूलक बल की वजह से या तनाव मूलक संचलन के कारण क्या हो, दरार आ जाए। और इस दरार में कैसा होता है, इस दरार में, इस भ्रंशन की वजह से, दरार की वजह से यह खंड या तो इस तरफ गति करने लगते हैं, दो खंड विपरीत दिशा में भी गति करने लगते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं जहां पर ये एक ही दिशा में गति करते हैं, लेकिन क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। ठीक, जिसे हमने विक्रम भ्रंश के रूप में देखा था। ठीक है, और अलग कई ऐसे प्रकार भी हमने देखे जिनमें हमें कुछ इस तरीके से आकृति मिलती है भ्रंशों की, जिसका एक निश्चित क्या होगा, सोपान होगा। तो इसे हमने सोपान भ्रंश के रूप में समझा था। हमने सर्पण भ्रंश को भी देखा था। तो जो जितने भी प्रकार के हमारे पास भ्रंश मौजूद थे, इन भ्रंशों में अपने आसपास की स्थितियों के सापेक्ष बदलाव होता रहता है। कैसे, मान लीजिए यह जो चट्टान मौजूद है या यहाँ पर जो भ्रंश मौजूद है, मान लीजिए यहाँ पर दरार है, ठीक, और यहाँ पर दरार है, दो भ्रंश आपने देख लिए। अब मान लीजिए कि तनाव मूलक संचलन की वजह से या किसी अन्य वजह से ऐसा देखने को मिलता है कि इसका यह हिस्सा अपनी स्थिति पर यथावत बना रहता है और यह हिस्सा नीचे की ओर मान लीजिए धंस गया। अब यह हिस्सा यदि नीचे की ओर धंसेगा तो यहां से यह हिस्सा क्या होगा, उतना ही खाली हो जाएगा और यह नीचे की ओर आ जाएगा। तो आप देखिए, इससे एक नई आकृति का निर्माण हो रहा है। इस तरीके से जो भ्रंश हैं, भ्रंश की अपनी गतियों की वजह से क्या पाया गया, यह देखा गया कि जो स्थलाकृतियां हमारे आसपास मौजूद थी, जो चट्टान वहां मौजूद थे, जो स्थलखंड वहां मौजूद थे भ्रंशों के आसपास, वहां पर कुछ स्थान या कह सकते हैं कुछ चट्टान का हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है। या कई बार ऐसा देखा गया कि मान लीजिए यह चट्टान है और इसमें दो भ्रंश है ये, और यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि पृथ्वी के भीतर के जो आंतरिक गतिविधियां हैं, आंतरिक बल की वजह से जो बल कार्य कर रहा है या अंतर्जात जो बल पृथ्वी के भीतर कार्य कर रहे हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, यह हिस्सा उभार के ऊपर आ गया। ठीक, तो ऐसा भी देखा गया कि इससे भी एक प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण हुआ। ठीक, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर ऐसी गतिविधियों की वजह से, पृथ्वी के आंतरिक बल की वजह से अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है। कहां पर हो रहा है, जहां पर भ्रंश मौजूद हैं। तो इस वजह से इन स्थलाकृतियों को क्या कहा गया, भ्रंश जनित स्थलाकृतियां कहा गया। ठीक है, तो जब कभी आपसे पूछा जाए भ्रंश जनित स्थलाकृतियों के बारे में या उनके बारे में कोई सेंटेंस दिया हो, तो वहां पर क्या ध्यान रखना है आपको कि देखिए, स्थलखंड है, स्थलखंड का कोई भाग है, तो यहाँ पर या यहाँ पर भ्रंश है, तो ध्यान रखिएगा स्थलखंडों के इन भागों में या स्थलखंड के वे भाग जहां पर भ्रंश के माध्यम से ऐसा देखा जाता है या जहां भ्रंश की भी स्थिति मौजूद हो
और स्थलखंड का कुछ भाग या तो ऊपर की ओर उठ जाए या तो कुछ भाग नीचे की ओर धंस जाए, तो इससे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और इन्हें ही भ्रंश जनित भू आकृतियां या स्थलाकृतियां कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, ये घटनाएं कहाँ घटित हो रही हैं? तो स्थलखंड में घटित हो रही हैं। तो आप इसे डेफिनेशन के रूप में यदि कोई पूछे या कहे कि आप 2 लाइन में बताइए कि आप इन्हें कैसे डिफाइन करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, स्थलखंडों के वे भाग जहां पर भ्रंश की वजह से या कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जिससे स्थलखंड का कुछ भाग ऊपर की ओर उठ जाए या कुछ भाग नीचे की ओर धंस जाए, तो इससे जिस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होगा उन्हें भ्रंश जनित भू आकृतियां कहेंगे। ठीक है। और भ्रंश जनित जब भी भू आकृतियों की बात आएगी तो आपने देखा था, हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, भ्रंश किसे कहते हैं? तो तनाव मूलक संचलन की वजह से या तनाव के संचलन की वजह से जब चट्टान क्या हो, स्थानांतरित हो जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाए और इससे वहां पर जिस प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण होगा उसे हम भ्रंश कहते हैं। ठीक। तो भ्रंश के माध्यम से जिस प्रकार की आकृतियों का निर्माण होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? भ्रंश जनित आकृतियां या स्थलाकृतियां। ठीक। अब इम्पोर्टेंट बात यह कि भ्रंश के माध्यम से किस प्रकार की कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो आपने ब्लॉक पर्वत का नाम सुना होगा, आपने रिफ्ट वैली का नाम सुना होगा, ब्लॉक माउंटेन, रिफ्ट वैली, रैंप वैली, ये दरअसल भ्रंश द्वारा या भ्रंश जनित स्थलाकृतियां ही हैं। अब जानेंगे कि आखिर ये होती क्या है, तो इसे हम एक एक से समझने की कोशिश करेंगे। जब बात की जाएगी भ्रंश जनित भू स्थलाकृतियों के बारे में तो ध्यान रखें, मुख्यतः आपको 4 चीजें तो याद रखनी ही रखनी है। तो खास तौर पर जब भ्रंश जनित भू आकृतियों की हम बात करेंगे तो कई प्रकार की आकृतियों का विकास होता है, जिनमें से पहली है भ्रंश घाटी, जिसे हम क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। ठीक है, रिफ्ट वैली। दूसरी यदि आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं रैंप घाटी या रैंप वैली, रैंप वैली। ठीक है। थर्ड, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसे यदि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसका नाम है इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन। ध्यान रखिएगा, जब इंग्लिश के बाद हिंदी में पढ़ेंगे तो इसे कहते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। ठीक है। तो इसे इसका नाम आपको क्या ध्यान रखना है, हिंदी में भ्रंशोत्थ पर्वत। ठीक। जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा ब्लॉक माउंटेन, रैंप वैली, रिफ्ट वैली। ठीक। एंड द फोर्थ नेम आपको ये ध्यान रखना है कि ये चारों क्या है? भ्रंश जनित स्थलाकृतियां हैं, हॉर्स्ट पर्वत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हॉर्स्ट पर्वत, ये भी भ्रंश जनित स्थलाकृतियों में शामिल है, हॉर्स्ट माउंटेन। ठीक। अब इंपॉर्टेंट बात कि इनमें डिफरेंस क्या है, ये कौन कौन से हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, कैसे निर्माण होता है, कहां कहां इसके उदाहरण पाए जाते हैं पूरे विश्व के लेवल पर। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे भ्रंश घाटी को कि आखिर भ्रंश घाटी क्या है। भ्रंश घाटी, क्योंकि हो सकता है आपको एक स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए रिफ्ट वैली के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सी कथन है जो रिफ्ट वैली से संबंधित है, या आपको हो सकता है पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिफ्ट वैली के बारे में सही नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप भ्रंश घाटी पढ़ेंगे, रिफ्ट वैली पढ़ेंगे, तो उससे इंपॉर्टेंट, उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। रिफ्ट वैली के बारे में एक आपको बात ध्यान, देखिए घाटी मतलब कुछ इस तरीके से आपको आकृति मिलेगी। तो इस तरीके की आकृति कैसे मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है जानना। इसे आपको ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए कि एक सामान्य भ्रंश है, हमने देखा सामान्य भ्रंश यानी एक दरार। ठीक। अब मान लीजिए कि एक सामान्य भ्रंश है और इस सामान्य भ्रंश में आपने देखा कि इसके बीच का हिस्सा क्या हो गया, धंस गया, और जो इसके किनारे का हिस्सा है वह यथावत बना रह गया। हमने देखा है चट्टानों में भी क्या होती हैं, ऐसे लेयर्स पाए जाते हैं।
तो इन लेयर्स के आधार पर आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। मान लीजिए ये पहली लेयर है, ठीक। अब आपने क्या देखा कि यह हिस्सा नीचे की ओर धंस गया, इससे आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक। ये जो पहली लेयर थी, चूंकि ये हिस्सा क्या हो गया, नीचे की ओर धंस गया, तो जो सबसे आखिरी वाली यहाँ पे लेयर होगी, यह इसकी पहली लेयर होगी, है ना, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। फिर यहाँ पे ये सेकेंड वाली जो लेयर है, इसके नीचे जो सेकेंड लेयर होगी, यह इसकी सेकेंड लेयर होगी, क्योंकि यह हिस्सा क्या है, यथावत बना हुआ है। यानी जब बात करेंगे हम भ्रंश घाटी के बारे में, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना है कि जो समान, या आप कह सकते हैं सिंपल, तो कल हमने सिंपल फॉल्ट के बारे में भी पढ़ा था, यानी जो सामान्य भ्रंश है उसी में जब इसके भ्रंश के दोनों किनारे यथावत बने रहते हैं और इसका जो मध्यवर्ती भाग है या जो मध्यवर्ती खंड है वह नीचे की ओर धंस जाता है, तो इस प्रकार निर्मित स्थलाकृति को कहते हैं भ्रंश घाटी। इससे निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं। तो रिफ्ट वैली के लिए आपको ये एग्जाम्पल क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें सामान्य भ्रंश के जो किनारे थे, दोनों खंड थे, वे क्या है, यथावत बने हुए हैं, बीच का हिस्सा धंस गया है, मध्यवर्ती भाग या मध्यवर्ती खंड नीचे की ओर धंस जाता है। इस प्रकार निर्मित घाटी को भ्रंश घाटी कहा जाता है। भ्रंश घाटी के यदि आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएं कि भ्रंश घाटी के एग्जाम्पल क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी भ्रंश घाटी जिसका बीच का हिस्सा क्या हो गया है, धंस गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको याद रखना है। अभी जब हम 3 और प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ध्यान रखना है कि हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ हम भ्रंश घाटी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह ध्यान रखना है कि जो भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है, अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग भूगोल वेत्ताओं ने इसे 2 तरीके से डिफाइन किया है। इन्होंने कहा जो भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो यह होगा तनाव मूलक बल की वजह से, जहां पर तनाव खिंचाव पड़ रही है, नीचे बीच का हिस्सा या मध्यवर्ती खंड क्या होगा, धंस जाएगा, और या तो यह होगा किसकी वजह से, संपीड़न बल की वजह से, यानी आप कह सकते हैं संपीड़नात्मक बल की वजह से। ठीक है, यानी यहां भ्रंश घाटियों के निर्माण के लिए क्या 2 परिकल्पनाओं के बारे में चर्चा की गई। तनाव मूलक बल की वजह से भी भ्रंश घाटी का निर्माण हो सकता है और संपीड़नात्मक बल की वजह से भी संपीड़नात्मक बल के कारण भी भ्रंश घाटी का निर्माण हो सकता है। अब तनाव मूलक बल की वजह से क्या, जो भूकंप, ज्वालामुखी जैसी स्थितियां हैं, इसकी वजह से यदि किसी भ्रंश का बीच वाला हिस्सा मध्यवर्ती भाग नीचे की ओर धंस जाए तो इससे निर्मित भ्रंश घाटी को क्या कहेंगे, तनाव मूलक भ्रंश घाटी। और जब संपीड़नात्मक भ्रंश घाटी की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है, इसमें इस बात को ध्यान रखना है, जब भी गहराई वाले हिस्से की बात की जाएगी, किसी भी भ्रंश के आसपास के हिस्से की बात की जा रही है, इसमें जो गहराई वाला हिस्सा, यहाँ पर बहुत अधिक दबाव काम करने लगे, तो बहुत अधिक दबाव के काम करने की वजह से भी मध्यवर्ती हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है। तो इस प्रकार से निर्मित जो भ्रंश घाटी है उन्हें संपीड़नात्मक भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने जाना क्या, भ्रंश घाटी के बारे में। जब भी आपसे भ्रंश घाटी के एग्जाम्पल पूछे जाएं तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल में सबसे पहला, या आप कह सकते हैं एग्जाम्पल है नील नदी घाटी। ये जो रिफ्ट वैली है इसके बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर जाना जाता है। जो राइन नदी घाटी है ये भी इसके एग्जाम्पल के तौर पर आती है, शामिल की जाती है। तो भ्रंश घाटी के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। यदि भारत के में एग्जाम्पल पूछा जाए रिफ्ट वैली के बारे में तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, दामोदर नदी, इन सभी नदियों की जो घाटी है वह रिफ्ट वैली का बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया में। ठीक है, तो इन्हें आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम हमारी दूसरी घाटी के बारे में। दूसरी घाटी का नाम क्या है, ध्यान रखिए, रैंप घाटी। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
रैंप घाटी, रैंप वैली। तो देखिए अभी हमने पहली वाली में क्या देखा कि मध्यवर्ती हिस्सा क्या हो गया, मध्यवर्ती खंड क्या हो गया, धंस गया। लेकिन जिसके किनारे वाले खंड थे, दोनों किनारे थे, वे क्या थे, यथावत बने हुए थे। रैंप वैली की बात करें यदि, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो मध्य वाला हिस्सा है रैंप वैली में, ध्यान रखिएगा, रैंप वैली में दो समानांतर आपको मौजूद हैं भ्रंश। दो समानांतर भ्रंशों में जब ऐसे तनाव मूलक बल कार्य करे कि इसके जो दो किनारे हैं वे यथावत बने रहें, ध्यान रखिएगा, जो इसके दो किनारे हैं ये ऊपर की ओर उठ जाएं और जो मध्य हिस्सा है वह यथावत बना रहे। इसमें भ्रंश की तुलना में क्या होगा, उल्टा, ध्यान रखिएगा, यानी इसका जो मध्य हिस्सा है वह यथावत बना हुआ है, ठीक, और ये ऊपर की ओर उठ जाता है, ये हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाए। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें यह होगा कि जहां पर यह पहली परत थी, ये यहां पर उठकर आ जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें दो समानांतर भ्रंश थे, इनके किनारे क्या हो गए, ऊपर की ओर उठ गए, जबकि जो मध्यवर्ती हिस्सा है वह क्या है, यथावत उसी स्थान पर बना हुआ है। यानी पहले यदि हम इसे ड्रॉ करते तो यह स्थलाकृति हमें कुछ इस तरीके से मिलती। यह जो हिस्सा अभी आपको ऊपर उठा हुआ दिख रहा है यह यहां पर मौजूद था, लेकिन क्या हुआ, यह हिस्सा ऊपर की ओर उठ गया, तो ये जो यहाँ पर परत थी यह ऊपर की ओर चली गई कुछ इस तरीके से, और इसकी जो दूसरी परत होगी वह यहाँ पर होगी। मान लीजिए दूसरी परत कुछ इस तरीके से निर्मित है, तो यहाँ पर जो दूसरी परत होगी वह कैसी होगी, ऐसे, है ना। तो अब आपको इसकी डेफिनेशन में या रैंप वैली में क्या ध्यान रखना है, रैंप वैली में आपको यह ध्यान रखना है कि जब दो समानांतर भ्रंश के आसपास ऐसा देखा जाता है कि इसके जो ऊपरी दोनों के जो किनारे हैं, इन भ्रंश के किनारे हैं, ये ऊपर की ओर उठ जाएं और मध्यवर्ती हिस्सा यथावत बना रहे, तो इस प्रकार से जिस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है भ्रंश के माध्यम से, उसे रैंप घाटी कहा जाता है या उसे रैंप वैली कहा जाता है। यानी ये घटना कहाँ घटित हुई, दो समानांतर भ्रंशों के आसपास, ठीक है। तो दो समानांतर भ्रंशों के दोनों ओर, ये दोनों ओर के किनारे या दोनों ओर के भूखंड क्या हो गए हैं, ऊपर की ओर उठ गए हैं, इन्हें आप भूखंड कहेंगे, ध्यान रखें, दोनों ओर के भूखंड ऊपर की ओर उठ गए हैं और इसका जो मध्यवर्ती भाग है, हिस्सा है, वह यथावत बना हुआ है, ठीक है। तो इसका यदि बेस्ट एग्जांपल आपको देखने मिले तो ब्रह्मपुत्र, ध्यान रखें, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी रैंप वैली का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर अब हम बात करते हैं ब्लॉक पर्वत के बारे में कि ब्लॉक पर्वत यदि आपको समझना हो या भ्रंश जनित पर्वतों का निर्माण की बात करें तो इसमें आता है ब्लॉक पर्वत, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, भ्रंशोत्थ पर्वत के नाम से, भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक पर्वत। आपको अमूमन ब्लॉक पर्वत ही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ब्लॉक माउंटेन की बात कर रहे हैं। तो भ्रंशोत्थ पर्वत क्या है, इनके बारे में भी ध्यान रखें, यहां पर भी कुछ इसी तरीके से घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन भ्रंशोत्थ पर्वत में क्या होता है, यह जो स्थलाकृति या भ्रंश हमारे पास मौजूद हैं, इसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जब इनके जो किनारे हैं, भ्रंशों के जो किनारे हैं वे यथावत बने रहते हैं इन खंडों में। भ्रंशोत्थ पर्वत में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें जब दो भ्रंशों के बीच का हिस्सा क्या हो, दो भ्रंशों के बीच का हिस्सा क्या हो, यथावत बना रहे, और उसके आसपास के जो किनारे हैं वे क्या हो, धंस जाए। तो बीच का हिस्सा मान लीजिए यह है, ठीक, यह यथावत बना हुआ है, लेकिन इसके साइड वाले हिस्से क्या हो गए हैं, नीचे की ओर धंस गए हैं। इसकी तुलना में पहले ये इक्वल थे कुछ इस तरीके से, फिर इसके जो दो खंड हैं या किनारे हैं ये क्या हो गए, नीचे की ओर धंस गए। अब यहां पर जो पहली परत थी यह, वह कहां आ गई, यहां पर आ गई। क्यों, क्योंकि इनके दोनों किनारे, इस खंड के दोनों किनारे क्या हो गए, नीचे की ओर धंस गए। तो आपको जब इसका एग्जाम्पल बताना होगा भ्रंशोत्थ पर्वत का, तो जो भारत में सतपुड़ा है वह भ्रंशोत्थ पर्वत का एग्जाम्पल है,
यदि आपको वर्ल्ड लेवल पर बताना हो तो ध्यान रखिएगा जर्मनी का ब्लैक पर्वत या माउंटेन, ये इसका एग्जाम्पल है। अब भ्रंशोत पर्वत की डेफिनेशन यदि आपसे कोई पूछे तो आपको कैसे बताना है, तो ध्यान रखिएगा जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत बना रहता है और उसके जो किनारे हैं, दोनों भ्रंशों के जो किनारे हैं या जो किनारे वाले दोनों खंड हैं वह नीचे की ओर धंस जाते हैं, या किनारे वाले जो हिस्से हैं, भाग हैं, किनारे वाले भाग या हिस्से क्या हो नीचे की ओर धंस जाएं, तो इस प्रकार जो मध्य में उठा हुआ हिस्सा होगा इसे ही भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है। एग्जाम्पल सतपुड़ा और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। यदि आपसे कैलिफोर्निया या किसी अन्य किसी और महाद्वीप के एग्जाम्पल के बारे में पूछा जाए कि किसी और महाद्वीप में जो ब्लॉक पर्वत है उसका क्या एग्जाम्पल है, तो आपको ध्यान रखना है सियरा नेवादा भी इसका एग्जाम्पल है। सियरा नेवादा कैलिफोर्निया में है ये भी ब्लॉक पर्वत का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा भ्रंशोत पर्वत क्या मध्य वाला हिस्सा दो भ्रंशों का यथावत बना है, किनारे वाला हिस्सा नीचे की ओर धंस गया है, ठीक है। अब हमारा चौथा है जो भ्रंश जनित स्थलाकृति में, वह है हॉर्स्ट पर्वत। हॉर्स्ट पर्वत या हॉर्स्ट माउंटेन। अब हॉर्स्ट माउंटेन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ये भ्रंशोत पर्वत के थ्रू ही। कैसे, जैसे आपने क्या पढ़ा, इसका किनारे वाला हिस्सा क्या हो गया, धंस गया है, बीच वाला हिस्सा क्या है, यथावत बना हुआ है। लेकिन हॉर्स्ट पर्वत में क्या होता है, इसमें जब दो भ्रंश हमारे पास जो मौजूद हैं, इनके जो किनारे वाले भाग हैं वे यथावत बने रहें और बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाए। अभी क्या था, अभी एक स्थलाकृति थी जिसमें किनारे ऑटोमेटिक धंस गए हैं, लेकिन हॉर्स्ट पर्वत में क्या होता है कि ये किनारे जैसे हैं वो वैसे ही हैं, लेकिन बीच वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से ऊपर उठ गया। तो इससे जो निर्मित पर्वत हमें मिला है उसे ही हम हॉर्स्ट पर्वत कहते हैं। ये हिस्सा यथावत है और ये हिस्सा क्या हो गया है, ऊपर की ओर उठ गया है, ऊपर की ओर उठ गया है। अब आपने एक चीज देखी होगी जो हमने वैली पढ़ी, हमने क्या पढ़ा अभी, घाटी पढ़ी है, इसमें क्या देखा, हमने यही देखा कि निचला हिस्सा, इसका मध्यवर्ती हिस्सा नीचे की ओर धंस गया। हमने पर्वतों में भी यही देखा, क्या देखा कि ऊपर हिस्सा या तो ऊपर की ओर यथावत है, या तो ये किनारा वाला हिस्सा धंस गया है, या तो ऊपर बीच वाला हिस्सा ऊपर उठ गया है, या किनारे वाले हिस्से उठ गए हैं ऊपर। तो इस प्रकार घाटियों का भी निर्माण हो रहा है और इस प्रकार से जो हमारे पास भ्रंश है उन भ्रंश की वजह से पर्वतों का भी निर्माण हो रहा है। तो इसमें अंतर क्या देखने को मिल रहा है, इसमें अंतर यह है कि हमने जितनी भी आकृतियां बनाई ये सभी आकृतियां आपको थोड़ी सी समान लग रही होंगी। कैसे समान लग रही होंगी, क्योंकि आपने जब पहली वाली आकृति बनाई भ्रंश घाटी, देखिए बीच वाला हिस्सा क्या है, धंसा हुआ है। आपने जैसे ही अभी पर्वत बनाया, यह देखा इसमें भी यह हिस्सा नीचे की ओर धंसा हुआ है। आप जब पर्वतों के बारे में बात करते हैं तो आपने देखा कि यह हिस्सा ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो आपको इस आकृतियां तो समान नजर आ रही हैं, लेकिन क्या याद रखना है कि आकृति भले ही समान है, भले ही एक जैसी दिख रही हैं, एक समान प्रतीत हो रही हैं, लेकिन भू संचलन की दृष्टि से इनमें अंतर पाया जाता है। भू संचलन की दृष्टि से कैसे, आपने क्या देखा कि कहीं कॉर्नर वाले या किनारे वाले खंड ऊपर की ओर उठ रहे हैं और बीच वाला हिस्सा यथावत बना हुआ है, यहां पर भू संचलन में अंतर आया। कहीं आपने देखा कि मध्यवर्ती खंड ऊपर की ओर उठ गया है और जो किनारे वाले हिस्से हैं वे यथावत बने हुए हैं। कहीं आपने क्या देखा, मध्यवर्ती खंड यथावत बना हुआ है लेकिन जो किनारे वाले हिस्से हैं ये ऊपर की ओर उठ गए हैं। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि जब आप पहली रिफ्ट वैली के बारे में बात करेंगे तो रिफ्ट वैली में आपको ध्यान रखना है कि जो मध्यवर्ती खंड है वह नीचे की ओर धंस जाता है, ठीक है। जब आप बात करेंगे रैंपो वैली के बारे में तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें मध्यवर्ती खंड भले ही अंदर की ओर दिखाई दे रहा है लेकिन यह धंसा नहीं है, बल्कि किनारे वाले खंड ऊपर की ओर उठ गए हैं। ये अंतर है किसमें, भू संचलन में। तो आकृति तो सेम है लेकिन भू संचलन में अंतर की वजह से ऐसे अलग अलग प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। अब हॉर्स पर्वत हम पढ़ रहे थे, तो हॉर्स्ट पर्वत में, हॉर्स्ट ध्यान रखिएगा, हॉर्स्ट
हॉर्स्ट पर्वत की जब बात की जाएगी, हॉर्स्ट माउंटेन की बात की जाएगी, तो उसके किनारे हिस्से क्या है, यथावत बने हुए हैं, लेकिन इसका जो मध्य भाग है वह ऊपर की ओर उठ गया है। और इस प्रकार से निर्मित स्थलाकृति को क्या कहेंगे हम, हॉर्स्ट पर्वत कहेंगे। और हॉर्स्ट पर्वत के बारे में आपको एक बात बहुत ठीक से ध्यान रखना है, वह यह कि जब भी किसी ब्लॉक पर्वत की बात की जाएगी, ये जो ब्लॉक पर्वत हमने भी पढ़ा, इस ब्लॉक पर्वत के दोनों तरफ क्या होंगे, भ्रंश तल मौजूद हैं यदि, तो वह हॉर्स्ट पर्वत कहलाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे, हमने देखा हॉर्स्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत में आपने देखा बीच वाला हिस्सा यथावत बना है, लेकिन किनारे वाले हिस्से धंस गए, यानी ये अपने तल से नीचे की ओर आ गए। लेकिन जब आप हॉर्स्ट पर्वत की ओर पढ़ेंगे तो आपने क्या देखा कि यहाँ ये यथावत बने हुए हैं, यानी ये अपने तल पर मौजूद हैं, मध्यवर्ती हिस्सा ऊपर की ओर उठ गया है। और मध्यवर्ती हिस्सा चूंकि ऊपर की ओर उठा है, यानी यहाँ पर क्या मौजूद होगा, तल मौजूद होगा, भ्रंश तल मौजूद होगा। तो हॉर्स्ट पर्वत के बारे में खास बात क्या ध्यान रखनी है कि हॉर्स्ट पर्वत आप उस पर्वत को भी कह सकते हैं जो ब्लॉक पर्वत तो है, लेकिन ब्लॉक पर्वत के दोनों तरफ क्या मौजूद होगा, इसमें भ्रंश तल मौजूद होगा। ये इन दोनों में अंतर आपको देखने मिलेगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जर्मनी का, इसका जर्मनी का हॉर्ज पर्वत, इसका एग्जांपल है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या समझने की कोशिश की कि जो भ्रंश वाली घटनाएं घटित होती हैं, भ्रंश जनित घटनाओं से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये स्थलाकृतियां भले ही एक समान प्रतीत हो रही हों, लेकिन इसमें भू संचलन के लेवल पर अंतर पाया जाता है, और भू संचलन के अंतर की वजह से ही इन्हें अलग अलग नामों से, इन स्थलाकृतियों को अलग अलग तरीकों से अलग अलग स्थानों पर देखा गया है, ठीक है। तो भारत की भी हमने एग्जाम्पल देख ली और वैश्विक लेवल पर के भी एग्जाम्पल हमने देख लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।